सप्रेम आशीर्वाद। तो वहाँ ठंडी कैसी है? दिल्ली में तो बहुत ठंडी है, यहाँ भी असम में भी कुछ कम नहीं है, फिर भी ठीक है। हाँ, अभी किसी को कुछ खास क्वेश्चन है, अपने चैट में कोई क्वेश्चन हो जो हमने डिस्कस नहीं किया हो, फॉर्मूला के बारे में अभी नहीं पूछना, हम सिर्फ बीमारियों के बारे में इसको में बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्या है, वो फॉर्मूला के लिए तो काफी फिर मेरे को क्वेश्चंस पूछना पड़ता है, तो वो जनरल नहीं रहता, तो इसलिए तो सब लोग गुरु जी का दर्शन कर लेते हैं हम लोग। योग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय जय। बात करते जय। आचार्य जी, एक छोटी सी हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन था, ये जो सर्दियों के अंदर नेल्स के साइड के अंदर जो स्किन खुरदरी हो जाती है और जो रूखे होके टूटने लग जाती है, हाँ, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, थायराइड की वजह से है? थायराइड, ये हाइपोथायराइड की एक खास निशानी है, और सर्दियों में वैसे भी ये गर्दन के मसल्स वगैरह टाइट हो जाते हैं, तो वो उसमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑफ कोर्स सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है पहले तो, मैंने थायराइड, देखो ये जो थायराइड नाम जब हम देंगे तो वो नेचुरली वो रिपोर्ट के अनुसार ही बोलना चाहिए, इसलिए मैं सभी से कहता हूं कि आप किसी ये जो भी नाम है, टेक्निकल नाम है, वो रिपोर्ट के अनुसार, फिर मैंने डॉक्टर्स के फिजियोलॉजी के अनुसार होता है ना, तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे, थोड़ी सी सोच बदलनी है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं, हम सिर्फ एक ये क्या बोलते हैं, एक सिम्टम देख रहे हैं, तो वो सिम्टम के अनुसार हमको क्या लगना चाहिए, हमको क्या सोचना चाहिए, अच्छा ये है सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, हाथों में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम। अगर वो हाइपोथायराइड रिपोर्ट में आता है, जब भी थायराइड या कुछ बोलेंगे, कैल्शियम की डिफिशियंसी बोलेंगे, उसमें रिपोर्ट में आना चाहिए, ठीक है? तो या अपने को अन्य सिम्टम्स हैं, जैसे कैल्शियम डिफिशियंसी का सिम्टम एक और होता है जो आप लोग को पता है, तो थायराइड का एक ही से लक्षण से हम थायराइड नहीं बोल सकते, वैसे वो मुख्य लक्षण है, नाखून के अंदर फुंसी वगैरह आना, या नाखून के अंदर ये नेल्स खराब होना, सूखे सूखे बाल, बट इट्स ऑल्सो बिना थायराइड के इवन प्लेन एसिड फॉर्म, एसिडिक कंडीशन है तो भी वो ये सब आते हैं, है ना? तो इसलिए वो थायराइड शब्द जो मैंने बोल दिया, लेकिन वो थायराइड शब्द हम तभी बोलेंगे जब कोई रिपोर्ट हो, तो रिपोर्ट मंगा सकते हैं, हम पूछ सकते हैं थायराइड चेक किया है क्या, ये पूछ सकते हैं डेफिनेटली। तो इनिशियल डायग्नोसिस को गुरुजी यही मान के चलेंगे, एसिडिक है प्रॉब्लम की वजह से, एसिड की वजह से एसिडिक माने वो देखो इनिशियल डायग्नोसिस है सर्कुलेशन की गड़बड़ी, ओके, एसिडिक है कि नहीं वो आप पेशेंट को देख के डिसाइड करेंगे ना, ठीक है, तो ठीक ये है। तो मेरे को नहीं मालूम ना, लेकिन सर्कुलेशन की गड़बड़ी है डेफिनेट 100%, एक्सट्रीमिटीज में सर्कुलेशन की गड़बड़ी होती है, उसका एक कारण है थायराइड की प्रॉब्लम, दूसरा कारण है सर्विकल के प्रॉब्लम, सर्विकल के कारण भी होता है, तो लेकिन फिर अगर सिर्फ एक ही उंगली कोई प्रॉब्लम है, अगर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो मैंने हो सकता है 2-3 उंगली, तो अगर एक ही उंगली का प्रॉब्लम है तो हो सकता है कोई एक नस में, एक नस, तो वो मैंने अभी और अंदर जाते हैं तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम में भी एक उंगली को तकलीफ भी हो सकती है, तो कार्पल में भी होता है, तो सब नाम अलग अलग, लेकिन हमको सुझाव सोचना है तो सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएं, तो इमीडिएटली हमको उस एरिया के लिए हेपरिन देने, फॉर्मिडोला, मैंने ये सब ट्रीटमेंट्स वगैरह जो हैं जो सर्कुलेशन के लिए देते हैं, तो वो हम दे सकते हैं कोई भी। ठीक ठीक है, चलिए। ओके, नेक्स्ट, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी गुरुजी नमस्कार। हाँ जी अजय जी बोलिए। गुरुजी जैसे फोलिक एसिड B12 के तो हमें पता है पॉइंट चेक करके पता चल जाता है इसमें डिफिशियंसी है, और विटामिन डी का कैसे, मतलब कोई पॉइंट है हमारे इसमें
की नहीं, पता वो चल सके। नाखून में सफेदी या ये क्या विटामिन B12 का तो विटामिन डी का तो नहीं बता सकते, लेकिन वही जनरल विटामिन डी तो एंड में कैल्शियम की ही प्रॉब्लम है ना। तो कैल्शियम के लिए सबसे सिंपल है क्रैम्प्स आना, और रात को क्रैम्प्स आना या पैर दबाने के बाद आराम मिलना, और दूसरी है ये मेंसेस में ज्यादा ब्लीडिंग होना। ये दोनों ये विटामिन मैंने ये इनडायरेक्ट है, इसके लिए कोई पेन पॉइंट नहीं है, क्योंकि कैल्शियम तो काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व है। वो मस्कुलर एक्टिविटी में भी, ब्रेन की एक्टिविटी में भी, फिर हार्ट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए एक पर्टिकुलर पेन पॉइंट नहीं है उसका। बट ये सब 2-3 चीजें हैं जो हमको मैंने ये होता है सबसे। हेलो हाँ जी, बोलिए प्रकाश जी। सर, एक चीज पूछी, जैसे अनिल शर्मा ट्रीटमेंट है, अनिल शर्मा ट्रीटमेंट, हाँ हाँ, तो कहीं पे उसमें 8 पेन बता देते हैं, कोई शुरू में 5 पेन है, और बीच में जैसे म्यूकस से पहले कहीं लीवर भी ऐड कर रखा है, कहीं पे नहीं कर रखा, तो करेक्ट क्या चीज कैसे है? एक्चुअली ठीक है, मैं ढूंढता हूँ ओरिजिनल अनिल शर्मा ट्रीटमेंट जो उन्होंने दिया। देखिए ये क्या है कि ये सब अनिल शर्मा जी ने जो ट्रीटमेंट बनाया था, वो मैं अभी इमीडिएटली, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं उसका, मैंने मुंह जबानी याद नहीं है, सॉरी, तो वो मैं ये निकाल देता हूँ। बट मेनली क्या है कि ये सब एडिशंस ये उस व्यक्ति के लिए, जब मैंने थेरेपिस्ट को लगता है कि ये ऐड करने से वो उसको फायदा होता है, जिसे लिवर का पॉइंट है, समझो किसी को लिवर की तकलीफ है तो उसमें लिवर का पॉइंट ऐड कर दिया। दूसरा कौन सा आपने बताया? एक लिवर है, दूसरा कौन सा? शुरू में कि कहीं पे 5 पेन है, कभी 8 पेन भी कहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, ओरिजिनली 8 पेन था वो अगर उन्होंने बनाया या उनका किसी ने मॉडिफाई किया। अब 8 पेन और 5 पेन में इमीडिएटली तो हमारे पास वो नहीं है ना, कोई मापदंड नहीं है कि हम लोग भी अभी इसमें यूरोप में हम लोग अभी 5 पेन दे रहे हैं अजय नॉर्मल में। ओरिजिनली 8 पेन था गुरुजी का, अभी हम लोग दे रहे हैं कि 5 पेन, क्योंकि वो उसमें 8 पेन बच्चों के साथ वो 5 पेन ज्यादा काम कर रहा है। बट इसमें हम कह नहीं पाते ना कि भाई किसको 8 पेन देना है, किसको 5 पेन देना है, ऐसा वो पेन पॉइंट्स के अनुसार एक आइडिया आ जाता है, लेकिन वो हर एक व्यक्ति को ये लागू नहीं होता है। तो 8 पेन हो या 5 पेन हो, उसमें वो आपको मैंने ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने तरफ से देखेंगे, ये जो भी जितना हम पैन देंगे, 8 हो या 5 हो, वो जनरली डाइजेशन के लिए देते हैं, और वो उसका डायरेक्ट सूचक है यहाँ नाभि, ये सोलर प्लेक्सस का कड़कपन। तो जैसे 8 पेन तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाता है, हाँ 8 पेन तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, 5 पेन किस चीज पे काम करता है? नहीं, वो डाइल्यूट किया था, जैसे वो ये था ना स्ट्रॉन्ग नॉर्मल, ये इसमें 7 लिवर और 5 म्यूकस था, फिर गुरुजी ने 1 लिवर 3 पॉइंट्स या 2 लिवर 3 पॉइंट्स किया ना, ऐसे उसको डाइल्यूट किया गया और देखा गया कि वो करीब करीब एक जैसा आता है, रिजल्ट आता है। ये नहीं कि उससे बेहतर आया या ये खराब आया, बट समझ में आ गया? थैंक यू आचार्य जी। हाँ ठीक है, ओके। हाँ आचार्य जी, हाँ, ये एक पैर मिनट। के तलवों में जलन क्यों होती है? हाँ, ये कौन जवाब देगा? पैर के तलवों में जलन क्यों होती है? कोई और जवाब दे। एसिड बढ़ने के कारण होती है गुरु जी। एक है, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होने के कारण आचार्य जी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने सही से, नहीं होने के कारण मेन वही है। तो ये मेन पॉइंट है, ठीक है। फिर अभी और एक्स्ट्रा जलन, B12 की डिफिशियंसी से भी होगी। हाँ करेक्ट, से भी हो सकती है। अनेक सारी विटामिन की डिफिशियंसी है, B12 हो या अनेक सारे विटामिन की डिफिशियंसी हो तो ये होता है। तो सिर्फ B12 एक मुख्य विटामिन है, उसके अलावा B12 भी हो सकता है, फोलिक भी हो सकता है, नियासिन भी हो सकता है। डाइजेशन प्रॉब्लम के कारण भी। हाँ करेक्ट। आचार्य जी। उषा जी, आपको
देखिए ना, इतने सारे ये हाँ। कारण हो गए आपके लिए। आचार्य जी, क्या ज्यादा मेडिसिन खाने से भी होता है क्या जय? हाँ, वो होता है कुछ कुछ लोगों को, तो ये सल्फा ड्रग्स वगैरह पुराने जमाने में होता था, तो उसका कुछ रिएक्शन होता था। मेरी मम्मी को भी होता था, मुझे भी होता था, लेकिन वो क्या? सुन्नपन नहीं होता है क्या? मेरे को क्या होता था, बड़ी अजीब चीज थी वो, उस जमाने में पेंटेड सल्फास करके, मैंने, ये तो बहुत साल पहले, मैं तो जब मैं इन सब चीजों में पता ही नहीं था, मैंने करीब 30-35 साल के ऊपर होंगे। उसके बाद तो मैंने खाया ही नहीं, कोई दवाई खाता नहीं हूं मैं। लेकिन उसमें क्या होता था, यहाँ इस जगह पे किसी भी एक हथेली पे, यहाँ एकदम कभी कभी पानी भर जाता था, कभी कभी यहाँ बहुत जोर से खुजली होती थी। वो ये सब होता सिर्फ वो एक ही जगह पर, और वो उस सल्फा ड्रग के कारण है। वो कौन सा ये पर्टिकुलर नस को वो अफेक्ट करता है, समझ में नहीं आया क्यों उसी नस को अफेक्ट किया, और कहीं नहीं। लेकिन उसके बाद हाँ, कभी कभी हो सकता है वो शायद पेट को भी ये किया हो, मैंने कुछ किया हो उस समय। तो मैं, वो तो मैंने यही सब इन सब चीजों से, मैं 24-25 उस उम्र की बात है, पता भी नहीं होता था कि ये सब, मैंने उस समय तो हमको जानते थे कि मैंने दवाई खाने से रोग ठीक होते हैं। बाद में ही तो पता चला कि दवाई खाना ही रोग का मूल कारण है आने का। तो ये बात है। हाँ ठीक है। आचार्य जी, सियाटिका के लिए बताइए ना कोई। सयाटिका हाँ। ट्रीटमेंट, हाँ, ट्रीटमेंट तो बैक पेन का ट्रीटमेंट है। मैंने डाला भी था, हम्म। आपने जवाब ही नहीं दिया था। ओ ओ ओ ओ ओ नहीं, आप उसको यहाँ क्यों पूछते हो यार, तुम भी अभी कमाल करते हो यार। आप ठहर जाओ 1 मिनट। मैंने आज सोचा कि मैंने सारे के सभी को दे दिया है। अच्छा, सुमन जी का कुछ कुछ ये किसका, आप कहाँ डाला है? 1 मिनट, कौन बोल रहा सियाटिका है? के लिए डाला था आचार्य राजेश जी मैंने। ना, राजेश हाँ, बोल रहा है ना? आपका क्या बहुत पीछे चला गया क्या? अच्छा, बहुत पीछे चला गया। एक बहुत मिनट, पीछे चला गया। ठीक है, वो मेरे को पता नहीं चला। अभी आप लोग सब सुझाव निकालो। अब व्हाट्सएप ग्रुप चैट में एक सीरियल नंबर कैसे, मैंने टोकन सिस्टम होता है ना। अभी क्या है कि वो एक में डिस्कस करते 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 काफी नीचे चला जाता है, फिर उसके बाद मैंने ये, या तो कोई दूसरा डाले ही ना। मैंने वही बोला था कि यार एक का डिस्कशन होने तक, अब मैं बेशक 2 घंटे लगाऊं 4 घंटे लगाऊं, वो तब तक वेट करना चाहिए। तो अच्छा, मैं भी सभी को बंद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि किसी को तकलीफ है तो वो उसको ये ना करे। तो डाल दिया, कोई अर्जा नहीं है। इसको हम कैसे फिर एक सब मिलकर सोचना चाहिए कि ग्रुप चैट पे कैसे हमको एक सीरियल नंबर को 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि यार हाँ 1 नंबर का हो गया, अभी 2 नंबर ले लो, फिर 3 नंबर ले लो। क्या करें इसके लिए, सोचना पड़ेगा कैसे व्हाट्सएप ग्रुप चैट में ये टोकन सिस्टम कैसे लाएं। टोकन सिस्टम का मतलब ताकि मेरे को भी मैंने उसको लोकेट करने के लिए आसानी हो। मैं सर्च में जाके 1 लिख दूं तो 1 आ जाएगा, सर्च में जाके 2 लिख दूं तो 2 आ जाएगा। ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा। ये मेरे को ये टेक्निकलिटी मालूम नहीं है। आप लोग सब सोचो और थोड़ा आइडिया करो कि वो आपके मेरे क्वेश्चन में 1 2 ऐसा कुछ लिखने से होगा क्या, ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन दूसरा आदमी करेक्टली सीरियल नंबर मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि आपने भी 4 लिख दिया, उसने भी 4 लिख दिया, तो फिर तो फेल हो जाएगा। ये थोड़े से एक बार सोचिएगा। ये हो सकता है ना आचार्य जी, कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, वो पहले वाले क्वेश्चन के बाद वाला सीरियल डाल दे। जैसे अभी किसी का नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, अगर मेरे को पूछना है तो मैं डाल दूं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ हाँ, तो ऐसे ऐसे आज से ही शुरू करते हैं। अभी तो क्या करो आप लोग, जिसका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है वो आप ही ढूंढ के देखे ना, उसको सब 1 2 3 4 कर देना। मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब, वो आप में से किसी को ये मदद करना है, वो पीछे जाए, जिसके पास चैट्स हैं पीछे जाके 1 2 3 4 कर दे, और फिर बोले ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैं 1 से शुरू करूंगा और फिर उसको हम लोग बिल्डअप करेंगे। अगले आदमी याद रख के अपना क्वेश्चन नंबर बोल के डालना है। ये अच्छी बात है। तो ये टोकन सिस्टम जैसा हो जाएगा।
आज सियाटिका के बारे में तो बताइए आचार्य जी। ग्रुप में प्लीज, इस ग्रुप में मेरे को फॉर्मूलाज वगैरह मत पूछो यार, मैं ये इस ग्रुप उसके लिए नहीं रखा है, मैं इस ग्रुप जनरल पर्पस डिस्कशंस के लिए रखा है। अभी तो खोल दिया ना एक फॉर्मूलाज वगैरह के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे को, तो नहीं तो एक ही दिन एक ही व्यक्ति के ऊपर वो डिस्कशन होता रहेगा और किसी को चांस ही नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे अभी आज देखो ना, आज 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हमने देख लिया, तो ये आसान है। 3-4 टॉपिक्स में आपका पॉइंट से क्लियर करके आगे जाते हैं। जैसे अभी पैरों में जलन क्यों आया, इधर ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो आसान है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी आपने इस ग्रुप में डाला कि उस ग्रुप में डाला है? आपने प्रीमियम में डाला है क्या आपने? मनोज बाबू, राजेश जी, किन्होंने क्वेश्चन पूछा था अभी? हाँ मैंने पूछा आचार्य जी। साइटिका, राजेश जी सियाटिका के बारे में मैंने पूछा था। हाँ मैंने पूछा था आचार्य जी। आप उस ग्रुप में है क्या, नहीं है क्या उसमें? प्रीमियम में आचार्य जी, प्रीमियम में एक्चुअली में मैं ईयरली में जाना चाहता हूँ। चलिए ना, इसमें क्या है, वो भी आ जाएंगे। आप जब भी कर रहा है अगर आप मैं मंथली में नहीं जाना चाहता, मैं ईयरली में जाना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं सुनो एक मिनट, अगर आप रेगुलरली क्लिनिक करने वाले हो तो ठीक है, नहीं तो मैं देखो मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा अगर कोई 3 महीने उसका क्लिनिक बंद रहे और उसने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा यार। ऐसे व्यक्ति से मैंने किसी भी, तो इसीलिए और ठीक है आप बोलेंगे मैं गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ, लेकिन तो इसलिए आप ईयरली करो, बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ईयरली करो, तो मेरे को भी मालूम है ना कि इतने लोगों को मेरे को प्रिपेयर करना है और हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। मेरी तो आचार्य जी इच्छा ईयरली की है। ये मैंने ग्रुप में भी रिकमेंड करी थी कि आचार्य जी अपना इतना समय दे रहे हैं, तो अपन को आचार्य जी को कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देनी चाहिए। ये बिना इसके हमारी विद्या काम भी नहीं आती है। ये चीज एक मतलब पुराने जमाने में भी कही है कि जब तक आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो गुरु की विद्या काम नहीं आती आपके। नहीं, तो ये मैंने रिकमेंड भी करी थी। करेक्ट है। तो ये मेरी काफी दिनों से ये मेरी इच्छा भी थी, पर मैं क्या कि मतलब अपने प्लेस में नहीं रह पा रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं कर पाया ये। तब मैं एक दिन में वहां किशनगढ़ पहुंच के ये चीज मैं करूंगा। अच्छा, एनीवे सायाटिका के लिए बेसिक ट्रीटमेंट है वो अपना इंजरी ट्रीटमेंट है। फिजिकल ट्रीटमेंट तो आपका सायाटिका सेटिंग ही मेन काम करेगा और इंजरी ट्रीटमेंट ही है उसका मेन ये। उसके बाद वो उसका अगर कोई कैल्शियम की कमी है, वो मैंने कारण के अनुसार, वो तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर पेट नाभि पूरी अपसेट है, एक चीज है आपको पता है कि L3 जो है नेवल जो है वो घुटने और घुटने के L4 L5 जो है वो नीचे है, मैंने टांग के इस तरफ और उस तरफ। L4 जो है अंदर की तरफ है और L5 है बाहर की तरफ है। तो सायाटिका का ये जो नर्व है वो एकदम L5 तक, L5S1 तक, यहाँ पैर के तलवे तक जाता है, यहाँ तक, ये यहाँ तक आता है वो, इसलिए लॉन्गेस्ट नर्व है वो। तो इसमें कौन सा वो एक्सरे के अनुसार कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है वो एक ये है, एक अपना एक मिनट कर देता हूँ। हाँ, एक अपना मैंने सूचक या एक मार्गदर्शक उससे मिलता है कि एक्सरे का में कौन से ये लंबार क्या बोलते हैं हड्डी प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है पेट की नाभि अपसेट। तो सायाटिका सेटिंग अलोन अकेला नहीं लेना, ये सब चीजें उसका रूट है, ये सब चीजों आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके आगे। ठीक है। हाँ सूरज बाबू, कैसे हो बेटा? प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद बेटा। हाँ, एक सवाल है आचार्य जी। तो अभी मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ अनुप जी के यहाँ पे क्लिनिक पर। तो मैंने 2 पेशेंट देखे। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक पेशेंट मैंने देखा जिसके हाथ पांव ठंडे रहते हैं और उसको पसीना आता है बहुत ज्यादा। क्या हाथ ठंडे रहते हैं? दूसरा पेशेंट देखा उसके हाथ एकदम गर्म रहते हैं
एक मिनट, हाथ पांव ठंडे रहते हैं और पसीना बहुत ज्यादा आता है। हाँ, पसीना ज्यादा आता है, हाथ ठंडे रहते हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ, ठीक है, आगे बोलो। हाँ, और वहीं एक दूसरा पेशेंट है, उसके हाथ पांव गर्म रहते हैं और उससे पसीना ज्यादा आता है। हाँ, सी, वो हाथ पैर ठंडे रहना मीन्स वहां सर्कुलेशन नहीं है, और उसी के लिए तो गुरुजी ने वो मैंने हाथ पैर ठंडा और पसीना, इसी के लिए ये क्या बोलते हैं गुरुजी ने वो ट्रीटमेंट दिया है ना, विथड्रॉयल ट्रीटमेंट। 64 पसीना दोनों केसेस में पसीना है। हाँ, पसीना जो है वो, अच्छा ये इसका जवाब आप लोग ही दो। पसीना पसीना आना किस चीज की निशानी है, या कौन सा सिस्टम की प्रॉब्लम है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम, टॉक्सिन्स जमा हो रहे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो नहीं है, टॉक्सिन्स ज्यादा जमा होता है, नहीं है। अच्छा ठीक। माने वो एक है, लेकिन वो हाँ। एक्स्ट्रा पसीना आना कौन से सिस्टम की गड़बड़ी है, कौन बताएगा? एड्रेनल की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आचार्य जी। हाँ, ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 आते हैं ना, कौन सा है ये? पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, आप एक एक करके बोलते जाएंगे, मैं कोई ना कोई तो लग जाएगा ना निशाने पे। किसने बोला ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये पसीना के लिए कारण है? सूरज जी गलत है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जी। पसीना, अरे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से निकलते हैं। स्वेट जी, जो जी, है, जी। सुनिए सब लोग याद रखिए, स्वेट जो है वो एड्रिनल मेडुला के लिए है। एड्रिनल मेडुला जो है वो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नीचे काम करता है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, हाँ समझ में आया। जवाब दो। तो इसका मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसकी गड़बड़ी है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब कब ज्यादा काम करता है, किन किन कारणों में? कोई और बोलो यार, ये सब फंडामेंटल ट्रू ये है यार, ये सब इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। फाइट और फ्लाइट केसेस में आचार्य। हाँ, सॉरी, अब फाइट और फ्लाइट केसेस रहता है सर, कंडीशंस में। करेक्ट है, फाइट और फ्लाइट के ये सिचुएशन में तो कब, तो हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सब चीजों में, माने ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी समझो, जब पसीना ज्यादा निकलता है। तो ये एक माने अगर उस व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा पसीना निकलता है तो ये एक हाइपर सेंसिटिविटी है। और वो कब कैसे पता चलेगा जरूरत से ज्यादा? वो किसी चीज को घबराने के बाद निकलेगा तो ठीक है, तो माने ये हाइपर ज्यादा है ना। अचानक घबराने के समय थोड़ी सी पसीना निकलना चाहिए, लेकिन वो घंटों तक पसीना निकल रहा है, तो एक सिस्टम है, ये एक माने सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन, अगर वो पसीना को एक काम है, क्या काम है, जैसे आप ने बताया लोगों ने कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक से काम करना चाहिए, लेकिन उसको आपने काम करने नहीं दिया। किस सिचुएशन में ऐसे होता है? किस सिचुएशन में हम ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को काम नहीं करने देते हैं? माने रियल लाइफ में क्या क्या चीजें, क्या क्या ऐसी घटनाएं में हम लोग ऐसे इसको काम करने नहीं देते हैं? सर ठंडा पानी पीना, एसी में बैठे रहना। एसी में बैठ के रहना पहला, ठंडा पानी दूसरा है, वो इसमें नहीं, एसी में बैठ के रहना, ठीक है। तो अभी अगर ये व्यक्ति ये मौसम में तो कोई एसी में बैठेगा नहीं जी। है ना। तो अगर यही चीज अगर आप समर में होता, ये आदमी को मैंने शरीर गर्म और लेकिन हाथ पैर ठंडे, मैंने हाथ पैर से पसीने निकलते हैं, तो इसका मतलब है वो एसी में अगर वो बोले कि मैं एसी में बैठा रहता हूं तो ये नॉर्मल है, वो अब नॉर्मल नहीं है। उसको बोले ये ठीक है, तुम्हारे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्यों एसी में बैठे रहते हो 12 घंटे 14 घंटे, तो उसको तो काम करना है,
टॉक्सिन्स निकालने के लिए उसका काम है। वो तो जब चांस मिल गया वो बाहर निकलेगा, चांस मिल गया एसी से बाहर निकल गया, गाड़ी तक चला गया तो फुप से ऐसा पसीना निकलेगा, वो अच्छा है। अगर वो सोचे कि ये गड़बड़ है तो गड़बड़ नहीं है, उसका सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। उसकी गलती है कि उसको 12 घंटे वो काम करने नहीं देता है, तो जब काम करने देता है तो वो निकालेगा ना। तो ये मैंने इसीलिए मैं क्या बोला, जब सिस्टम्स को ठीक से समझोगे तो ये सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी कि हमको ये हाइपर है या ये नॉर्मल है, या मैंने ये ऐसा होना चाहिए, समझे ना। अभी कुछ बात समझ में आ गई। तो अभी सूरज, अभी आपका जो बंदा है, जो मैंने एक व्यक्ति का गर्म है हाथ और उसको पसीना निकलता है, एक व्यक्ति का ठंडा है हाथ और पसीना निकलता है। तो जो ठंडा है हाथ और पसीना निकलता है उसमें तो सर्कुलेशन की गड़बड़ी भी है, और उसमें वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है। वो कुछ टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर में से कोई ना कोई रहेगा उसमें। अच्छा, तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसका गरम है, हाथ गरम है, जिसका हाथ गरम है, वो इसका मतलब उसका सर्कुलेशन ठीक है और उसको पसीना निकल रहा है, तो वो लिवर की खराबी हो सकती है, या उसका सिचुएशन क्या है, वो क्या कभी कभी पसीना निकलता है क्या, या 24 घंटे पसीना निकलता है क्या? उसको तो ये अब विथड्रॉल ट्रीटमेंट उसके लिए भी फायदा होगा, लिवर की खराबी है तो। मैंने ट्रीटमेंट दोनों के लिए करीब करीब ये लागू होगा, लेकिन जो पहले वाला व्यक्ति है उसको अगर मैंने घबराने वगैरह के कारण होता है तो हमको शांत करने के लिए 8 मेडुला ज्यादा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति को 8 मेडुला चाहिए, एक व्यक्ति को 8 मेडुला नहीं चाहिए। जी अच्छा जी। चलिए 1 मिनट, मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ और अगला क्वेश्चन सोचिए, मैं अभी आता हूँ। आचार्य जी ने एक मेडुला के लिए क्या कहा, कोई बताएगा? एक मेडुला, 8 मेडुला, 8 मेडुला। अच्छा 8 है, ठीक है ठीक है। हाँ जी, 8 मेडुला। ओके। ये 8 मेडुला किसको देना है? जिसको पसीना तो दोनों को ज्यादा निकल रहा है, ये समझ नहीं आया। सिंपैथेटिक हाइपर, जिसके पैर ठंडे हैं उसको देना है, जिसके गर्म है उससे नहीं देना। हाँ। दूसरे को क्या देना है? दूसरे को देखिए मेनली उसको लीवर की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, लीवर की तो प्रॉब्लम, आचार्य जी ने कहा कि हाँ 1 पॉइंट लीवर दे सकते हैं, और विड्रॉल ट्रीटमेंट उसमें भी काम करेगा। विड्रॉल ट्रीटमेंट, ठीक ठीक। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? अभी ठीक है, आधे घंटे में काफी नमस्ते। चर्चा हो गई है, अच्छी है। हाँ बोलिए। हाँ आचार्य जी, बोलिए। हाँ वो अभी आपने 8 मेडुला बताया, वो कैसे काम करेगा उसमें? 8 मेडुला क्या काम करता है? 8 मेडुला वो वेस्टिबुलर सेरोटोनिन आता है। 8 मेडुला सेरोटोनिन, हाँ यस, नींद के लिए उपयुक्त है। तो उसमें पसीने से क्या संबंध है? नहीं, पसीने के लिए नहीं बोला मैंने। कौन बताएगा? सूरज बताओ यार। एंजाइटी को कम करना सेरोटोनिन से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हाइपर होने से रोकेगा। हाँ,
यानी एक देखो, सेरोटोनिन का एक काम है नींद लाना, एक काम है नर्व्स को काम रखना, शांत। हाँ तो इसलिए तो हम रात को देते हैं तो अच्छी नींद आती है ना। तो नींद एक काम है, नींद दूसरा है नर्व्स को काम करना, काम रखना। तो उसके लिए दिया गया। जब ये आदमी जो घबराहट या फियर बोलो या जो मैंने कोई भी कारण से जो ये हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो उसके लिए वो नर्व को शांत करना है। समझे कि नहीं? जी नमस्ते सर। आचार्य जी। हाँ बोलिए। आचार्य जी, किसी को पसीना नहीं आता लेकिन गर्मी में पैर ज्यादा गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं पैर, तो क्या प्रॉब्लम है? पसीना नहीं आता वो तो उसका मतलब है उसके स्वेट ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, वहां भी स्वेट ही देना है। लेकिन वो गर्मियों में ठंडा मैंने गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है, सर्दी में लगती है, इसका मतलब उसका लिवर ही, वहां भी लिवर ही ठीक नहीं है, क्योंकि लिवर ही दोनों को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। तो वो सर्दी में उसने अपने आप टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा ये गर्दन में अगर सर्विकल का प्रॉब्लम है तो इस एरिया में हो सकता है सर्कुलेशन ना हो, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप ये विथड्रॉल ट्रीटमेंट दोगे तो काफी फायदा होगा। क्या इंडिविजुअल आप ले सकते हैं, त्रिकाल 7 लीवर दिया थोड़ी दिन के लिए, करके देख लिया, उसके बाद थायराइड के लिए कुछ ट्रीटमेंट दे दिए, नॉर्मल प्लस थायराइड, मैंने ऐसे भी कर सकते हैं। बट ये भी वही प्रॉब्लम है, जब सर्कुलेशन ठीक नहीं है और लिवर ठीक नहीं काम करता है, वही उसी की जिम्मेदारी है सर्दियों में गर्मी पैदा करना और ये गर्मियों में ठंडक पैदा करना, मैंने मेंटेन करना। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आई सभी को? ठीक है जी आचार्य जी। ठीक है। सर नेजल पॉलिप्स के बारे में क्या कहेंगे आप, बताइए कि थोड़ा सा। हाँ कोमल जी, क्या बोला आपने? नेजल पॉलिप्स हो जाते हैं जो नाक में दाने दाने मस्से टाइप। सॉरी, नेजल पॉलिप। नेसल पॉलिप, हाँ नेसल पॉलिप। उसका साथ वो डिविएटेड नेसल सेप्टम भी आ जाता है, डीएनएस। तो नेसल पॉलिप, सी पॉलिप इज अनदर टाइप ऑफ फाइब्रॉइड, मैंने एग्जैक्ट नहीं है लेकिन वो चीज वही है। तो इट इज एन अनवांटेड ग्रोथ। वो या तो मैंने कुछ लोगों को वो क्या बोलते हैं उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के कारण होता है, तो अपने को उसको भी खोलने के लिए 2 पैन ही देना है, 2 पैन into 6 वगैरह। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से होता है, और ये इसमें योगा में इसको हम जल नेति कराते हैं। हाँ, सर वो जल नेति नहीं कर पाते तो इसलिए पूछा। नहीं कर पाते, लेकिन वो कराते हैं जो धीरे धीरे करके। वो क्या है, ये नेसल पॉलिप भी एक तरफ से हाइपर एक्टिविटी है। हाँ जी। हाँ, तो वो कुछ देखो, हाइपर एक्टिविटी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, जैसे ASD ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम ऐसा बोलते हैं ना, ASD बोलते हैं उसको। तो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम का मतलब उसमें सारे हैं, बहुत सारे हैं, ऐसे ही हाइपर एक्टिविटी भी बहुत सारे हैं। तो हाइपर एक्टिविटी ही अस्थमा का भी कारण है, हाइपर एक्टिविटी ही ये नेसल कोई भी प्रॉब्लम्स की, ब्रोंकाइटिस या राइनाइटिस, ये सब हाइपर एक्टिविटी के कारण है। हाइपर एक्टिविटी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से अपने आप को व्यक्त करता है। तो इसके लिए क्या है कि उसको, उस व्यक्ति के लिए भी मैंने हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये बचपन से, मैंने इसके भी अनेक कारण होते हैं, जैसे डैडी डांटते हैं, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। इवन स्टैमरिंग, दिए दो ना तो दिए दो हम आस्ते से। तो हाइपर एक्टिविटी नजला जो है वो भी हाइपर एक्टिविटी के कारण है। तो ये सब अलग अलग तरीके से क्या होता है कि जब हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो जैसे माने आदमी ऐसा ही रहता है, वो ऐसा रिलैक्स नहीं रहता,
जिसे रहता है ना कि कोई मेरे को कुछ बोलेगा तो हाइपर सेंसिटिविटी, तो ऐसा नाक क्या कर लेता है कि वहां जो कार्टिलेज है वो आप बोलोगे इन्फ्लेमेशन एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन वो थिकन हो जाता है कि यार कोई चीज बाहर से अंदर ना आए, मेरे लंग्स के अंदर कुछ चीज अंदर ना आए, ये नाक अपने आप कर लेता है। तो उसको मैंने योगा में हम लोगों ने देखा था पहले, मैंने विवेकानंद केंद्र में सिर्फ उसमें एक स्पेशल DRT करके है, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। कुछ लोगों को DRT करा दो, वो 15-20 मिनट का वो शवासन है, एक्चुअली एक तरह से शवासन ही है वो। तो वो शवासन कराने से ही अनेक लोगों को बहुत फायदा हो जाता था। ये मैंने वो हाइपर एक्टिविटी, जब मन शांत हो जाता है तो हाइपर एक्टिविटी शरीर छोड़ देता है। तो वो मैंने ये एक हमने तो उदाहरण देखा है। तो जिन लोगों को ये जलनेती नहीं कर पाते उनको, अच्छा जलनेती का प्रिंसिपल भी वही है, सांप को सांप काटे, मैंने सांप के विष को विष से तोड़ो। ये हाइपर एक्टिव है ना, उसको और हाइपर एक्टिव बनाओ। ये जलनेती जब डालते हैं तो वो ऑलरेडी वो हाइपर एक्टिव ना, तो बोल उसका और दे दो तो कभी ना कभी तो वो छोड़ देगा। वो वाली प्रिंसिपल है उसमें, इसमें जलनेती में। तो जिनको जलनेती नहीं करा पाते थे उनको हमने वो DRT दे दिया। वो बोलते अरे मेरा तो नाक खुल गया। अब कैसे खुल गया भाई? तो वही है कि वो जो शरीर जो है, वो मन जब शांत हो जाता है बहुत अच्छी तरफ से, कभी कभी 45 मिनट्स का DRT रहता है, तो मन शांत हो जाता है, तो उस समय फिर क्या है, पूरा शरीर जहां भी ऐसे रहता है वो खुल गया, शरीर ही खुल जाता है। अब ये नहीं रहता ओ मैं एकदम फ्री हूं, मैंने ये एक मानसिक स्थिति आ जाती है, तो माइंड फ्री हो जाता है, तो नेचुरली वो ऑल दीज रिएक्शंस, हाइपर रिएक्शंस कम हो जाते हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत दिन के बाद। हाँ जी सर, थैंक यू। तो गुरुजी ये बच्चे जो होते हैं हाइपर एक्टिव, उनको किस तरह से फिर करें ऐसे ट्रीट? देखो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, एक तो उनको सेरोटोनिन ज्यादा दे सकते हो, सेरोटोनिन ट्रीटमेंट। और हाइपर एक्टिव वो इसलिए होते हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं निगरानी में कुछ तकलीफ है। अगर वो नॉर्मल बच्चे हैं, वो क्या जिनको कोई ऑटिस्टिक वगैरह नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ना, उनको सिचुएशन के कारण या तो स्कूल में डांट पड़ती है, या तो मम्मी डैडी कुछ बच्चे के मानसिक स्थिति को समझते नहीं है, समझ नहीं पाते, ऐसे सब चीजों के कारण ही बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। और इन सब के लिए तो अभी बहुत सारे काउंसलिंग से वगैरह है, पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। अनेक बच्चे हाइपर एक्टिव तब होते हैं जब उनको देखा जाता है कि उनको हमेशा बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है। हर बच्चा एक फूल है और अलग फूल है। हमको अगर चारों तरफ चमेली ही चमेली, मुझे बहुत चमेली पसंद है समझो, और मैं चारों तरफ चमेली ही चमेली, जहां जाओ चमेली, क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। बोले यार क्या यार, कहीं भी एक गुलाब भी नहीं नजर आता है। तो जब हम इतने छोटे व्यक्ति हैं, हमारे मन में ये है, मन माने तो कॉस्मिक मन में नहीं होगा कि यार मेरे को सब जगह क्या बोलते हैं, विविधता देखनी है। ये विविधता ही है। हर व्यक्ति अलग अलग कैरेक्टर का कैसे बन जाता है, विविधता, डाइवर्सिटी, उसी को बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं इस पर बात करूंगा तो बहुत घंटे बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये योग का एक बहुत पेट टॉपिक है और मेरा बहुत इसमें स्पेशलाइजेशन जैसा। लेकिन बात समझ लेना, हाइपर एक्टिविटी अक्सर नॉर्मल बच्चों में, जब नॉर्मल है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो वो हाइपर कब होते हैं, उनको कोई कारण होता है जिसको उन लोगों ने ये देखा नहीं है। फैमिली के अंदर ही होता है वो सब। या तो मम्मी बहुत ज्यादा एक बच्चे को प्यार करती है, कभी कभी चिढ़ाते भी रहते हैं बच्चे, डैडी मम्मी देखो देखो मेरे पास आओ, तू जा तू, तो आदमी वो बच्चा बन जाए, उसको खेल नहीं समझेगा, वो तो बहुत पर्सनल ले लेता है। अनेक बच्चे जो हैं, अच्छा आपने बच्चे को बहुत लाड़ ही दिया, एक बार आप डांट के देखो तो भी ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि उनको डांटी पड़ी नहीं। यानी देयर इज अ बैलेंस होना चाहिए, ये होता नहीं है। और आजकल तो होता ही नहीं है। आजकल कौन मम्मी डैडी अपने बच्चे को डांटते हैं?
हाँ एकदम जब वो तूफान आ जाती है तो दे देते हैं, तो बस वो मतलब हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये हाइपर एक्टिविटी बच्चों में आजकल जो होता है, और अनेक सीरियल वीरियल तो है ही, उन सब से भी बच्चे प्रेरित हो जाते हैं। या बच्चा कुछ करता है, मम्मी डैडी सीरियल देखते रहते हैं, तो बच्चा जो करता है वो एक आदत बन गई, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उस समय वो सोचता है यार मेरे को अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो भी वो हाइपर एक्टिव होगा। इनको मालूम ही नहीं कि वो उनके ही कारण वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए ये सब चीजें ऐसा है। ओके ठीक है, ओके। आचार्य जी, बोलिए। हाँ लक्ष्मी। एक बच्चा है जो 7 साल का है, उनका सिर बड़ा है, तो बड़ा होने का कारण क्या होता है सर? खैर मैं उनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। वो बच्चा चल नहीं पा रहा है, 7 साल का है। हाँ, लेकिन अब वो जो है खड़ा हो रहा है, 2 माह हो गया ट्रीटमेंट। और बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो खैर मैं उनको निःशुल्क दे रहा हूँ। नहीं, ये सब जो है ये एक्चुअली ये सब स्पेशल चिल्ड्रन में ही आते हैं। ये कुछ जी। ना कुछ ये इसमें गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण वो बच्चे की ग्रोथ या तो वूम से ही खराब है, मैंने ये गड़बड़ी हुई है, ये सब बाद में नहीं होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये वूम में ही, मैंने गर्भ में ही हुआ है, कि वो अच्छा। उसका मैंने किसी कारण वो, या तो देखो अक्सर क्या है, सर माथा बढ़ जाने का एक कारण है वहां कुछ फ्लूइड जमा हुआ है। अब ये गरीब घर वाले हैं तो वो तुरंत तो कोई स्कैन वगैरह करेंगे नहीं, किया नहीं, मैंने कर नहीं पाएंगे, और गांव में वो भी होता भी नहीं है। तो हो सकता है किसी महीने, 8वां महीने, 7वें महीने में बच्चे के माथे में फ्लूइड चल रहा हो, या बाद में फ्लूइड जम रहा हो, हाइड्रोसेफेलस जिसको बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे वो ये हो जाते हैं, माथा बड़ा हो जाता है, और वो बाकी सब काम कर सकते हैं, लेकिन वो माथा बड़ा होने के कारण सर नहीं उठेगा। तो अनेक लोगों को मैंने हेड होल्डिंग बोलते हैं, हेड होल्डिंग, नेक होल्डिंग नहीं होता है। तो ये सब सेरेब्रल पैल्सी के ही अलग अलग रूप हैं। जी सेरेब्रल सर, पैल्सी उसका जिसको बोलते हैं, मैंने जी ये बोलते सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पैरालिसिस, मैंने उसका जो संवेदनाएं ऊपर नीचे नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो क्या आप सर क्या बोल रहे थे? सर उनका एक मतलब लक्षण वो था कि उनका दस्त जो है 7 दिन में एक बार होता था, तो क्या शायद क्या? ये था। और एक उनका बार जो बोलिए। मोशन जो होता था ना, मोशन। एक मिनट, मैं अभी मैं इतने देर तक इसको खोल के बैठ रहा था, इसको सुन लेते हैं। हाँ आचार्य जी। हाँ हेलो बोलिए। आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, हाँ मैं बोल बोलिए। रहा था वो बच्चा का जो दस्त है ना, वो 7 दिन में एक बार जाता था, हाँ तो शायद ये थायराइड का लक्षण है क्या? हाँ, थायराइड, मैंने ये सब सेरेब्रल पैल्सी, थायराइड, ये सब मिले हुए हैं। अगर यही जी बच्चा है जिसका माथा भी बड़ा है, तो हो सकता है उसको माथे में फ्लूइड जम रहा है, उसके कारण वो वहां से सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। और ऐसे बच्चे को कम से कम आप मैंने ये 10 मेडुला अनेक बार सिखा दो, और 6 मेडुला भी इसको ये मैंने जो माथे के फ्लूइड को थोड़ा नीचे उतारेगा। जी बाकी अनेक मैंने बाकी सब लक्षण देखकर उसका मैंने उपचार करना है। वैसे अपने कोई भी ट्रीटमेंट जो है, सीएनएस गैस, लीवर, ओल्ड यूडीएफ, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, सारे ट्रीटमेंट्स उसको लागू होंगे। जी पहले से काफी सुधार है सर, लेकिन नहीं 2 वो माह होगा हुआ है। होगा और भी होगा। देखो ये सब जी बीमारियों में स्लो ये आ जाता है। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ नहीं बस এইসব না হয়ে গেছে, যথেষ্ট আর লাগবে না। হ্যাঁ আচ্ছা তুমি ঠিক আছে, ওকে हाँ थैंक यू, खूब ভালো। आप गुरुजनों के आशीर्वाद से हम्म, बाकी बहुत सुधार है, बच्चा जो है। नहीं होता जाएगा। देखो ऐसे बच्चे इनफैक्ट गांव में जो रहते हैं ना, वो हमारे ट्रीटमेंट से ज्यादा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई मैंने उल्टा सुल्टा टैबलेट्स नहीं दिया जाता है।
उनका बहुत ज्यादा वो वैक्सीन पकड़ के नहीं वैक्सीन कराएंगे। तो ठीक है, अगर आप बोल देते हो ना कि भाई आइंदा कभी जिंदगी में वैक्सीन मत कराओ, वो लोग मान लेंगे आपकी बात, शहर वाले नहीं मान पाएंगे, क्योंकि उनको क्या है, वो आजकल अभी देखो ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि अभी विश्व भर में वैक्सीनेशन के खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे हैं, और ये लोग अपने मैंने उल्लू सीधा करने में बैठे हुए हैं। हाँ, ये लोग तो इसीलिए अभी वो बहुत बड़ी मैंने ये है, वहाँ कुछ यूरोप के कुछ कंट्रीज में अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपने मैंने एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको आप बोले कि मैं वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तो दूसरे बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, बोलेंगे आपकी फैमिली में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे सब बहुत कुछ, फिर वो सब बहुत कुछ ये करना पड़ता है, या उसी बच्चे को भी एडमिशन नहीं देंगे, आगे स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। बहुत सारे मैंने ये सब प्रेशराइज बहुत ज्यादा, ये ड्रग लॉबी ये सब कराती है, तो ये एक तकलीफ है। तो इसीलिए अभी गांव में है तो अपने सिंपल से सिंपल टेक्निक्स भी उसके लिए फायदेमंद है। और आप ऐसे वहां अभी तो आप तो इतने सीखे हुए हो और आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो डेफिनेटली लाभ होगा। हाँ, लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि ये मैंने जैसे एक घर बांधने के लिए टाइम लगता है, मैंने हर एक लेवल पे आपको क्यूरिंग करना पड़ता है ना, और पुराने जमाने में तो 21 दिन का क्यूरिंग करना चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा करोगे तो अच्छा है। आजकल तो क्या 2-2 3-3 दिन क्यूरिंग करके वो भी ऐसे ही पानी छिड़क देते हैं, अगले आगे ले लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो वो गलत है ना। तो ऐसे ही अपना शरीर लेकिन वो गलती होने नहीं देता है। जब हम अपने ट्रीटमेंट्स वगैरह देते हैं, वो बोलेगा मेरे को धीरे से करना है। अच्छा, और एक बात है इसमें, ये तो मैंने पहले भी बोला है कि जितना डिपॉजिट है उतना ही खर्चा करना चाहिए। अभी डिपॉजिट का मतलब खाने पीने से जो एनर्जी मिलती है वो डिपॉजिट है, और खर्चा क्या है, ये सब मैंने टॉक्सिन्स बाहर निकालना, एक्टिविटी अगर करता है बच्चा, कुछ बच्चों को माँ बाप स्कूल में भेजते हैं जबरदस्ती, तो वो बच्चा ठीक नहीं है, उसको आप जबरदस्ती स्कूल में भेजोगे तो एनर्जी वहां जा रहा है, तो इसके लिए, इसके शरीर को ठीक करने के लिए नहीं हो रहा है एनर्जी, तो उसमें बहुत मैंने ये होता है। छुट्टियों में वो स्कूल नहीं जाता है, तो उस दिन वो उसकी मैंने रिस्पॉन्स अच्छी रहती है, बाकी टाइम में रिस्पॉन्स बिगड़ जाता है, ऐसे भी देखा है। फॉरेन में ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर हमने स्टडी भी करते हैं ऐसे सब चीजों के लिए। वहाँ अनेक सारे थेरेपीज होते हैं, उसमें क्या है कि कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। अच्छा, तो बेसिक ट्रीटमेंट जो फ्री में मिल जाता है वो तो ले लेंगे, उसके बाद वो उनके पास पैसा बच जाता है ना, वो तो फ्री में चला गया, तो पैसा बच जाता है, तो पेड थेरेपीज के लिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी के अलावा अनेक थेरेपीज हैं वहाँ, फिजिकल थेरेपीज, तो उसमें इसके लिए जाते हैं। तो वो सब बच्चे का एक्टिविटी को मैंने एक्टिविटी डिपॉजिट से निकालने वाली बात हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ हमारे एक नियम हमने बना रखा है कि अगर आपको 125 DCC देना है, तो उस दिन प्रीवियस दिन बच्चा ठीक तरीके से सोना चाहिए, और उस दिन उसका पॉटी ठीक होना चाहिए, पॉटी भूख UDF नहीं होना चाहिए, तभी वो ट्रीटमेंट देना। क्योंकि 125 DCC इतना जबरदस्त काम करता है, और वो जिस दिन उसको पेट ही खराब है, वो क्या काम करेगा, वो तो उसके पास एनर्जी ही नहीं है। ये 125 DCC के 125 DCC सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, वो कितने सारे कार्य करते हैं, कैल्शियम को अंदर लाने का कार्य करता है ना। तो इसीलिए वो हम जो ऐसे बोल के उनको सिखाते हैं, तो वो देखते हैं, हाँ यार जिस दिन वो मैंने, नहीं तो क्या है, पहले हम बोलते थे हर 7 दिन में दे दो, हर 5 दिन में दे दो, फिर देखा कुछ लोगों को रिजल्ट आता है, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर वो सब स्टडी करने के बाद पता चला हाँ ये कारण है। वो लोग कुछ नई एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, तो हम बोलते हैं उसने नई एक्टिविटी शुरू करना है, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट मत देना, आप 1 पॉइंट लीवर दो, CNS गैस दो, बस इतना ही दो, दूसरा मत दो, क्योंकि आपने डिपॉजिट खर्चा कर दे, दूसरे काम से खर्चा कर रहे हैं आप। ओके, चलिए आगे। आचार्य जी नमस्कार। हाँ जी दिवाकर जी बोलिए, नमस्ते। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो 2 PAN × 6 है, ये अनवांटेड ग्रोथ जो बॉडी में कहीं पे भी गांठें होती हैं, हाँ,
सिर में गांठें होती है तो उसमें भी दे सकते हैं सर? हाँ, उसमें लिए ही देते हैं मेन, ओके। उसका काम ही वही है, अनवांटेड गांठ के लिए ही देते हैं। ट्यूमर्स तक, फाइब्रॉइड, ट्यूमर, सिस्ट, इन सब के लिए देते हैं। दिन में सर कितनी बार दे सकते हैं उसको? नहीं, वो डिपेंड करता है केस टू केस, मिनिमम 3-4 बार तो दे ही सकते हैं। वो ओके सर। डिपेंड करता है कितने मैंने तकलीफ, प्रॉब्लम कहाँ कितना है। अगर वो माइल्ड ये है, अगर मैंने कैंसर या ट्यूमर जैसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो प्रॉब्लम है तो हर 2 घंटे में देना चाहिए, और वो भी 2 घंटे में सेट करना चाहिए। लिवर, ये गैस और पैन, ऐसा उसको सेट में बना के देना चाहिए। बट अदरवाइज दिन में 3-4 बार तो इजीली दे सकते हैं। ओके सर। और उनको खुद लेने के लिए मैंने आचार्य जी, हाँ बोलो। किसी पेशेंट के जैसे पहले ब्रेस्ट कैंसर था, फिर लिवर के अंदर चला गया कैंसर, फिर ब्रेन में चला गया, तो ऐसे पेशेंट को क्या 1 पॉइंट लिवर दे सकते हैं? ये सब बहुत डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि ये देखो ये सब चीजें वैसे तो क्या है, हर बार इसका एक रूल नहीं बना सकते। पेशेंट को पूछना है कि भाई हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है, तो 1 पॉइंट लिवर सिर्फ एक बार दिया 6 से, क्योंकि कह नहीं सकते ना, तो हमने 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 की जगह 1 पॉइंट लिवर इंटू 3 दिया, और फिर 4 घंटे बाद एक और बार दिया, बस एक दिन में 1 बार या 2 बार दिया, पूछा आपको कैसे लग रही है, तो उसमें क्या है, या तो उसके भूख में ये कुछ ये आ जाएगा, मैंने भूख में, प्यास में, किसी में, क्योंकि लिवर तो अनेक सारे कार्य करता है ना, तो भूख प्यास में बोलते हैं हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, फिर आपको मालूम है कि ये ठीक है। अगर वो बोले नहीं यार आप क्या पता नहीं तो मेरे को और भी खराब हो गया, तो फिर इसका मतलब वो नहीं दे सकते। तो ऐसे केस टू केस, ये सब जो कैंसर एक ऐसी चीज है जहां हम हर व्यक्ति को एक जैसा ट्रीट करते हैं ऐसा नहीं है। हाँ है, इन जनरल हम बोल सकते हैं कैंसर के लिए 2 पैन काम करेगा, लेकिन पैनक्रियाटिक कैंसर में नहीं दे सकते। तो पैनक्रियाटिक कैंसर में हमारे पास हथियार ही बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने 2 पेन के ऊपर विश्वास था, इसलिए 2 पेन तो दिया मैंने। हाँ, नहीं ठीक है ठीक है। 1 पॉइंट लिवर के ऊपर मेरे को विश्वास नहीं, मैंने क्योंकि लिवर के हाँ, अंदर क्योंकि कैंसर है तो मैंने कहा कि इसीलिए बोला इसलिए अभी मैंने 1 अभी पॉइंट क्या लिवर करना, आप अभी सिर्फ 2 पैन दो, और बिल्कुल। मैंने टो फिंगर से भी दे सकते हो, 6 टो फिंगर पैन ऐसा दे दिया, तो वो भी 2 पैन का काम करेगा 2 बार। फिर कुछ दिन के बाद जैसे जैसे बोलेंगे हाँ मेरा थोड़ी सी एनर्जी है, तो बोला आज हम एक, देखो ये गुरुजी का एक टेक्निक समझ लो, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। गुरुजी हमेशा कोई भी नई फॉर्मूला देते समय वो कार्ड में भी लिख देते टेस्ट, TEST, टेस्ट। टेस्ट माने ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पेशेंट के लिए इसका क्या असर है पेशेंट को पूछना है, इसलिए वो लिख देते टेस्ट। और टेस्ट लिखने के बाद वो पेशेंट को भी बोलते थे देखो आज मैंने आपको एक नया फॉर्मूला दिया है, नई ट्रीटमेंट दिया है, ये छोटा ट्रीटमेंट है लेकिन इसका असर क्या है आपको अच्छी तरफ से देखना पड़ेगा, ऐसे बोल के फिर वो देते थे 1 बार 2 बार जो भी है। और फिर उसके बाद उसको बोलते थे कि आप ये ट्रीटमेंट लेके 2-3 घंटे के अंदर आप मेरे को फोन करना। कभी कभी पेशेंट भूल जाता है या नहीं करता है तो फिर डांटते हैं फोन, अगर उनको याद आ गया ना वो डांटते थे, उसकी बोलते क्या कर रहे हो, मैंने आपको बोला है कि वो टेस्ट है किया है तो आपको बोलना पड़ेगा ये आपके लिए तक अच्छा लगा कि नहीं लगा। और अक्सर ऊपर वाले की कृपा से 90% टाइम तो अच्छा ही लगता था, कहने का मतलब है। लेकिन ये जो है लिवर कैंसर में लिवर देना नहीं चाहिए, थियोरेटिकली देना नहीं चाहिए, करेक्ट अकॉर्डिंग टू थियोरी, लेकिन कभी कभी वो अच्छा काम भी कर सकता है कुछ पेशेंट में। तो उसका मापदंड क्या है, पेशेंट की एनर्जी लेवल, पेशेंट को अच्छा लगना, बस वो अच्छा लगने के साथ ही, क्योंकि फाइनली मैंने गुरुजी हमेशा बोलते हैं द वेयरर नोस वेयर द शू पिंचेस, ऐसा एक गुरुजी के ये है एक, मैंने बहुत क्या बोलते हैं, ये मैं चाहता हूँ आप लोग इसको मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि ये गुरुजी का एक शब्द होता था द वेयरर नोस वेयर द शू पिंचेस। इसका मतलब क्या,
जूता काटता है कि नहीं दूसरा आदमी कोई नहीं बोल सकता है, वो जो पहनता है वही बोल सकता है कि हाँ हाँ दूसरा जो ये काटता है। जैसे ही मेरे कमर दर्द है, जिसको कमर दर्द है वही बोलेगा मेरे को कमर दर्द है। डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल सकते, डॉक्टर को तो पता भी नहीं है कमर दर्द है या नहीं, सिर्फ वो पेशेंट बोल सकता है ना। वैसे ही तो ये सब जो है पेशेंट बताएगा आपको कि अच्छा लगेगा। ऐसी सीरियस बीमारियों में हम रूल एंड रेगुलेशन से नहीं चल सकते, तो उसमें खोल दो। पहले आप 2 पेन दे रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है, देते जाओ। फिर 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब आपको लगता है कि लीवर और वो तो आपके पास तो है थोड़ा सा मापदंड कि लीवर के एरिया में दर्द है, कड़कपन है, तो आप सिर्फ 2 फिंगर से दे दो, पहले 6 टो फिंगर लीवर दे दो, ज्यादा नहीं। और मैंने हर 2-3 घंटे में एक बार देने के लिए बोलो। तो 1-2 बार देने के बाद वो बोलेगा मेरे को अच्छा लग रहा है, तो आपको पता चल गया उसको अच्छा है। और अक्सर वो मैंने अगर कड़कपन या दर्द है तो वो पॉइंट देने से वो डेफिनेटली उस दिन के लिए लाभ मिलेगा। लेकिन उसके बाद कितने दिन तक कंटिन्यू करना है वो उसी के ऊपर, ये इसके ऊपर ही है, पेन पॉइंट के ऊपर है। जिस दिन पेन पॉइंट कम हो गया उसके बाद मत देना, ये बात। बट ये बड़ी ये कैंसर के बारे में ज्यादा चर्चा मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस डिफर करता है। और ये एक बीमारी है, उसको छोड़िए हमारी न्यूरोथेरेपी फेल है हम नहीं कह सकते, समझे कि नहीं। आचार्य जी बोलिए। अभी आपने बताया 6 टॉप फिंगर पेन 2 के, तो ये 2 पेन का काम करेगा? हाँ, 2 बार देने से ऐसा हमने ये एक अनुमान लगाया है। 2 फिंगर पेन, 6 टो फिंगर पेन 2 बार देने से वो 2 पेन जैसा काम करता है ऐसे। बट ये सब मैंने इसमें देखो, ऐसे सब चीजों में क्या है, ये कैंसर वैंसर में, कैंसर में मैं नहीं बोलूंगा इसको। आप इसको अगर टेस्ट करना है ना पहले, अब हमने क्यों 2 फिंगर पेन 2 पेन दिया उस समय, क्योंकि अनेक पेशेंट को यहाँ हाथ लगाने से भी कभी कभी, क्योंकि उनका कमर उमर में प्रॉब्लम है या कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप हाथ से ऐसे दबाओगे, हल्का से भी दबाओगे तो कभी भी उनको तकलीफ होती थी। तो इसलिए गुरुजी ने 2 फिंगर से करके देखा, तो कुछ पेशेंट को लाभ मिल गया। बट वो ऐसे अनेक केसेस नहीं आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मैंने स्टैंड बाई में रखो। मेन ट्रीटमेंट आप समझ लेना 2 पेन इंटू 6 ही देना। लेकिन अगर किसी कारण मैंने उस जगह पे आप हाथ नहीं लगा सकते हो या पेशेंट को तकलीफ है, लेट के लेने में भी तकलीफ है, तो उस समय आपके पास एक और उपाय है, एक सेकेंडरी उपाय है ऐसे। और अभी हम लोग धीरे धीरे करके, अभी लोग जुड़ गए, अभी 32 लोग हैं आज, तो 31 लोग हैं आप लोग, तो ऐसे लोग जुड़ गए, तो फिर आप लोग को पेशेंट आ जाएगा तो आप टेस्ट करना, उसमें क्या है, वो तो नुकसान तो नहीं है, वो सिर्फ मैंने वो बहुत हल्का है, हो सकता है काम पूरा ना करे लेकिन वो बढ़ाएगा तो नहीं, तो अच्छा है। तो सेम सर ऐसे 6 टॉप फिंगर पेन लीवर भी है? हाँ, लीवर भी दे सकते हैं ऐसे, 3 टॉप फिंगर लीवर भी देते हैं। आपकी आवाज कट के आई बेटा नवदीप जी। हाँ, आज आपने वही क्लास ली थी क्या? मैं तो आज क्या लेट हो गया, जो मैंने आपको आज रिपोर्ट भेजी थी। नहीं, मैं यहाँ इस क्लास में मैं रिपोर्ट्स नहीं, ये तो जनरल क्लास है ना, इसमें मैं रिपोर्ट्स वगैरह नहीं के बारे में नहीं चर्चा किया। ये तो हाँ, नहीं कैंसर का आप कह रहे थे, मैं ऐसी कैंसर की स्टेज आई हुई थी, वो तो इत्तेफाक से किसी ने पूछ लिया, कोई और क्वेश्चन पूछा वो, लेकिन वो ऐसे ही इत्तेफाक से आ गया। बस वो आज थोड़ा सा लेट हो गया था वो निकलने में। हाँ, समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे आप तो आप भी तो मैंने जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता वहां रहते हो, तो आप वहां से आना नहीं छोड़ दूंगा आचार्य जी, वहां नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा। वहां के एक लड़के को मैंने कहा, मैं क्या आप आ जाओ, आपको सिखा देता हूँ कुछ चीजें, आप एडजस्ट करो अपने आप। ठीक है, करेक्ट, अच्छी बात। आचार्य जी हाँ जी बोलिए। इन न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट हम लोग तो खाली पेट देते हैं, लेकिन अगर भोजन करने के बाद कितना घंटा कम से कम गैप होना चाहिए? वो डिपेंड करता है भोजन के ऊपर। अगर वो नाश्ता वगैरह है तो 45 मिनट्स to 1 hour,
मैंने जितना देखो, इसमें भी मैं आपको एक और रूल बताता हूँ, ठीक है? पहले ये बता दूंगा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो नॉर्मली 45 मिनट्स टू 1 आवर नाश्ते के लिए, और 2 घंटा 2-2.5 घंटे फॉर हेवी खाना, ठीक है? तो ये जनरल आंसर हो गया। मैंने अभी पर्टिकुलर आंसर क्या है, अगर आप भोजन के टाइम क्यों हम दूसरा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर हम उस समय कुछ और ट्रीटमेंट दे रहे हैं, शरीर अभी भोजन को डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है। आपके पास एक काम है, जिसका एक रसोईया है, उसको रसोईया का खाना मैंने काम करना है। आपने अचानक उसको बोला यार ये पेपर जो है बाहर पहुंचा दो, ठीक है? वो अन्य टाइम में वो करता है, लेकिन रसोईया के टाइम में तो मैंने बताते समय तो करना नहीं चाहिए ना। ऐसे ही आप अगर कोई छोटा ट्रीटमेंट देना चाहते हो जो डाइजेशन को हेल्प करेगा, तो ठीक है। और उसमें भी आपको फिर सोच समझ के, पहले हमको पेट का डाइजेशन करना है, इसलिए हमको पहले डाइजेशन का ट्रीटमेंट देना है, बाद में अब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट देना है एक आधे घंटे के बाद। तो ऐसे सोच समझ के करोगे तो ट्रीटमेंट के ये इसके खाने के तुरंत बाद भी इसे 15 मिनट के अंदर आप डाइजेशन के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हो। आचार्य जी एक बात पूछूं? एक मिनट, उस समय आप इंजरी ट्रीटमेंट या कुछ और शरीर में कुछ और बनाने वाला ट्रीटमेंट वो मत दो। बॉटम ऑफ फीट दे दिया, कुछ और दे दिया, आप सायाटिका सेटिंग का दे दिया, वो तो कुछ और काम है ना, उसको मत दो उस समय। नॉर्मल CNN, इसीलिए मैं बोलता हूँ अनेक लोगों को अभी बच्चों के लिए, मैं अभी जिसने पूछा है उसके पास आता हूँ, पहले इसको खत्म कर देते। जैसे बच्चे हैं, अच्छा बच्चे को अक्सर क्या होता है, भूख बहुत लग जाती है तो मम्मी डैडी ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, तो मैं क्या करता हूँ, तो आप सिर्फ CNNS गैस में लेफ्ट लेग दे दो, वो खाने के तुरंत बाद दे दो, खाते खाते दे दो, कोई हर्जा नहीं है। अच्छा आप ऑल 3 साइड्स ना दो, कम से कम 9 बार सेंटर में ही दे दो, कोई हर्जा नहीं है। छोटे बच्चों के लिए तो वो सब चलता है। तो ऐसे करने से उनको क्या है, तो उनको टाइम मिल जाता है यार, हाँ उनको लॉजिक समझ में आता है। मैं बोलता हूँ मैं सिर्फ आप CNNS गैस दे दो, मैंने लेफ्ट लेग दे दो, आधे 1 घंटे के बाद राइट लेग दे देना, तो आपके पास टाइम है बहुत। खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद आप राइट लेग दे दो, तो इंटेस्टाइन का अब्जॉर्प्शन के लिए काम करेगा। तो ये लॉजिक आप हर ट्रीटमेंट में ये लॉजिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना? थैंक यू आचार्य जी। ओके, गॉड ब्लेस यू। हाँ आचार्य जी बोलिए। आपने मुझे सुबह जो ट्रीटमेंट दिया था ना, तो उसके साथ अगर मैं उनको UDF दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? नहीं, मैंने शायद इसका जवाब दिया है ना, मैंने बोला इनको UDF मत देना, बोला है ना। अच्छा, मैंने देखा नहीं। एक मिनट, मैंने बोला UDF मत देना, अगर वो मैंने बोला होगा तो देख लेना मेरे को, क्योंकि देखो इतने सारे फॉर्मूलाज आते, मैंने ये केसेस आते रहते हैं, वो मेरे को आप ऐसे बोलोगे तो नहीं याद आएगा, लेकिन एक मिनट मैं अभी देखता हूँ। हाँ, UDF यूज करूं या नहीं, मैंने लिखा है जरूरत है क्या। हाँ, तो आपको जरूरत है क्या, ये आप पेशेंट से पूछकर, अगर वो बोलता है मेरे लेटरिन में अनपढ़ क्या खाना आता है, तो उसको दे देना, लेकिन सिंपल रखना, क्योंकि इसमें लिम्फ नोड्स हैं, तो वो उसके लिए 2 पैन वो काम करता रहेगा, तो इसलिए बहुत बड़ा UDF, पूरा UDF वो सब कुंडली 4 बार और राइट परकू लेफ्ट परकू वो सब मत देना, सिर्फ गैस 10 मेडुला 6 गैस ओनली, या 10 मेडुला 1 गैस ओनली 2-3 बार, वो सबसे छोटा UDF का ट्रीटमेंट है वो। और CNNS गैस मैंने बोला ना, ठीक है जी। आप नौकर को क्या काम पे लगा रहे हो, एक साथ 10 काम पे मत लगाओ, बस यही बात है। इसको हमेशा पकड़ के चलना, 2 दिन बाद दे दो ना वो काम, वो उसको जो काम करना है 2 दिन बाद दे दो UDF ट्रीटमेंट। जरूरत है तो दे दो 2 दिन बाद, और जरूरत नहीं है तो यही ट्रीटमेंट इसके लिए लागू है, क्योंकि अभी उसको लिम्फ नोड्स को ठीक करना है, ठीक है।
मैं क्यों इस केस मैंने केसेस के बारे में यहाँ मत डिस्कस करो बोल रहा हूँ, ये भी समझ लेना। किसी से छुपाने की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि वो फॉर्मूला मैंने क्या क्या है केस, वो वहां जितने लोग हैं उनको ही मालूम है, वो ही स्टडी करते हैं। यहाँ अनेक लोग हैं जो उस ग्रुप में नहीं है, तो उनको समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पूछा। ठीक है। परेशान ज्यादा है ना आचार्य जी, क्या होता है कई बार उसको ऐसे लगता है मेरे को कैंसर हो तो नहीं जाएगा, छोटी एज का लड़का है, तो उसको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। नहीं देखो ये जिसने अपने मन में ये ठान लिया ना, देखो वो लिम्फ नोड भी वही है, मैंने बोला ना उसमें लिखा है एक शब्द, खराब शब्द है। हाँ, तो फिर क्या करें? ये उस अपने शब्द आप ने उसको पूरी फैमिली को हिला दिया। नहीं, उसने खुद उसको लाया है, मैं बता रहा हूँ, उसने खुद उसको मंगाया। किसी और के कारण उसने सोचा होगा कि मेरे को ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उसके कारण ये शुरू हुआ है। अब इसको क्या करें? आचार्य जी यूट्यूब इज ए फर्स्ट पर्सन ना। हाँ, सब यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब में जाते ही वो बोलते हैं IBS है तो आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, उसने फैमिली में वो दिखा दिया। यही ना, इस वजह से ये जो अभी आधा घंटा उसके घर पे ही बैठा है। ठीक है, मैंने उनसे कहा, मैं देखो आचार्य जी ने कहा इसको कैंसर नहीं है, ठीक है, आप इसको अननेसेसरी मत लो, सब कुछ उनको समझा के फिर आपके, इसीलिए लेट हो गया आचार्य जी में। समझ गया। ठीक है, तो 10 बज गई आपके आचार्य जी। समझ गया। नहीं, हाँ चलो, कई बात है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, आज बहुत अच्छा लगा, और काफी हमने छोटे अनेक सारी चीजें आज एक दिन में कवर कर पाए, है ना। ये मैंने पावर पैक्ड 1 आवर पावर योगा जैसा ये आज पावर न्यूरोथेरेपी सेशन रहा है। थैंक यू वेरी मच सभी को, सब प्रेम आशीर्वाद। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, प्रणाम आचार्य जी। बहुत बढ़िया। आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, सूरज, शुभ रात्रि सूरज। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू आचार्य जी। हाँ हाँ, मैं सुन